ठीक। आगे बात करते हैं मूल्यों के प्रकार या मूल्यों का वर्गीकरण। ठीक, मूल्यों का वर्गीकरण अलग अलग हेडिंग्स में करते हैं, अलग अलग बेसिस पे करते हैं। जैसे सबसे पहले मूल्यों के वर्गीकरण की बात मैं करूँ तो उद्देश्य की दृष्टि से मूल्य, उद्देश्य, उन मूल्यों को लेकर मेरे दिमाग में टारगेट क्या है, अगर उस टारगेट के बेसिस पे मैं मूल्य की बात करूँगा तो वो उद्देश्य के आधार पर मूल्यों का वर्गीकरण हो जाएगा। दो हो सकते हैं मूल्यों के आधार पर भाई साहब, साध्य मूल्य और साधन मूल्य। गांधी पे पहुँचो, गांधी साधन साध्य की पवित्रता, वही सीन। साध्य, जिसको पाना मेरा टारगेट हो वो है साध्य। साधन, जो तरीका मैंने चुना है उसको पाने के लिए। जैसे मेरे जीवन का टारगेट है, साध्य है खुशी खुशी जीवन जीना, आनंद हो जीवन में, ईमानदारी हो जीवन में, सुकून हो जीवन में। अगर ये मेरा साध्य है तो मैं हर काम करूँगा इसको पाने के लिए। इसको पाने के लिए मैं अलग अलग साधन चुन सकता हूँ। या तो सरकारी नौकरी कर लूँ, पैसा चाहिए ना, खुशी से जीने के लिए एक रिक्वायरमेंट है पैसा, एक ठीक ठाक अमाउंट का पैसा। तो या तो मैं नौकरी कर लूँ या बिज़नेस कर लूँ या फिर मैं किसी के यहाँ काम कर लूँ, प्राइवेट नौकरी कर लूँ, गवर्नमेंट जॉब कर लूँ, कुछ भी कर लूँ। लेकिन साध्य मेरा क्या है? सुकून, आनंद। उसको प्राप्त करने के साधन हज़ार हैं। आध्यात्मिकता की राह पे चला जाऊँ, माला वाला पहन के जय भगवान निकल लूँ, वो भी हो सकता है। तो साध्य मेरे अलग अलग हो सकते हैं और साधन मेरे अलग अलग हो सकते हैं, सॉरी। लेकिन साध्य क्या रहेगा? एक लक्ष्य रहेगा। हर आदमी का साध्य अलग है, हर आदमी के साधन अलग है। उसी बेसिस पे उद्देश्य की दृष्टि से हमने मूल्य को भी दो हिसाब से डिवाइड किया, साध्य मूल्य और साधन मूल्य। साध्य मूल्य, जो आदमी अपने जीवन में चाहता ही चाहता है, मूल्य साध्य मतलब टारगेट के तौर पे मूल्य रखता है। जैसे क्या? शांति, जैसे आनंद, जैसे प्रेम, जैसे न्याय। न्याय का मतलब यहाँ पर कोर्ट वाला न्याय बिल्कुल नहीं है, ये नीति शास्त्र का, फिलॉसफी का न्याय है। ठीक, बिल्कुल भी किसी के साथ बुरा ना हो, ये संकल्पना है न्याय। जो हो, जितना उसकी कैपेसिटी से उसने काम किया है उसका उसको बराबर उचित फल मिले, वो है न्याय। भारत की संविधान वाली भाषा में बात करूँ तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय, उसको भी डाल सकता हूँ मैं, तो भी चलेगा। लेकिन यहाँ पे साध्य मूल्य कौन से हो गए? शांति, न्याय, प्रेम, स्वतंत्रता, ये सब कौन से मूल्य हैं? साध्य मूल्य। वहीं साधन मूल्य, जो इनको प्राप्त करने के लिए मुझे चाहिए, ईमानदारी। अगर मैं चाहता हूँ कि स्वतंत्रता रहे, अगर मैं चाहता हूँ न्याय रहे, तो न्याय के लिए पहले मुझे ईमानदार होना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूँ शांति रहे, तो ज़रूरत पड़ सकती है शांति के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए मुझे आगे आना पड़े, तो साहस एक साधन मूल्य हो जाएगा। तो साध्य मूल्य वो जो टारगेट होते हैं, और साधन मूल्य वो जो इन साध्य मूल्य को प्राप्त करने का मेरे पास हथियार रहता है। तो एक तरीका क्या है? उद्देश्य के आधार पर साधन मूल्य और साध्य मूल्य। दूसरा, दृष्टिकोण के माध्यम से, मेरे सोचने के तरीके के हिसाब से, दृष्टिकोण के माध्यम से दो तरीके से हो सकते हैं मूल्य। एक मूल्य हो सकता है सकारात्मक, एक हो सकता है नकारात्मक। सिंपल सा चीज़ है भाई। जो चीज़ मैं अपने अंदर चाहता हूँ, जो मेरे अंदर वांछनीय है, वो सकारात्मक मूल्य है, और जो चीज़ मैं अपने अंदर नहीं चाहता हूँ वो अवांछनीय है, वो नकारात्मक मूल्य है। जैसे सकारात्मक मूल्य क्या है? प्रेम, शांति, सद्गुण, अहिंसा, चोरी ना करना, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, ये सब क्या है? सकारात्मक मूल्य, क्योंकि मैं चाहता हूँ अपने अंदर हो। और जो चीज़ अपने अंदर नहीं चाहता वो अवांछनीय है, वो नकारात्मक मूल्य है। जैसे हठ, जैसे क्रोध, जैसे ईर्ष्या, ये सब के सब कैसे मूल्य हो जाएंगे? नकारात्मक मूल्य हो जाएंगे। बराबर कहानी। तो अभी तक अपन ने मूल्य के वर्गीकरण में दो प्रकार के मूल्य देखे। नंबर एक, उद्देश्य के आधार पर साधन मूल्य और साध्य मूल्य। साध्य मूल्य मतलब टारगेट, साधन मूल्य उनको प्राप्त करने का तरीका। साध्य मतलब मेरा टारगेट है यहाँ से दिल्ली पहुँचने का, साधन फ्लाइट पकड़ लूँ, बस पकड़ लूँ, ट्रेन पकड़ लूँ। तो वही सीन है कि साध्य मूल्य मेरे जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने वाले जो मूल्य हैं, जो जीवन के लक्ष्य जैसे मूल्य हैं, वो साध्य मूल्य हैं। उनको प्राप्त करने के तरीके साधन मूल्य हैं। जो चीज़ मेरे अंदर होनी चाहिए, जो वांछनीय है, वो सकारात्मक है। जो चीज़ मेरे अंदर नहीं होनी चाहिए, अवांछनीय है, वो नकारात्मक है। ऐसे ही मूल्यों के वर्गीकरण का तीसरा तरीका हो जाता है विषय के आधार पर मूल्यों का वर्गीकरण। विषय मीन्स टॉपिक एक कैटेगराइज कर दिया, अलग अलग सेक्शन बना दिए मूल्यों के। जैसे कि क्या? सामाजिक मूल्य। ऐसे मूल्य, विषय के आधार पर मूल्यों के वर्गीकरण में आ रहा हूँ मैं, सामाजिक मूल्य। ठीक, अगर आप यहाँ से इस वीडियो के साथ फ्लो चार्ट बना रहे हैं या अपना कुछ छोटे मोटे नोट्स बना रहे हैं, तो मेक श्योर कि कीवर्ड्स लिखते जाएं केवल। जैसे कि क्या? उद्देश्य के आधार पर तो साधन और साध्य, जैसे कि आपके दृष्टिकोण के आधार पर तो सकारात्मक, वांछनीय, अवांछनीय, विषय के आधार पर तो सामाजिक, ऐसे ऐसे दो दो तीन तीन पॉइंट लिखते जाएं। बाकी बुक से इसको प्रेफर करें। ठीक, और जो अपने पहले स्टूडेंट्स का ग्रुप है उनको PDF मिल जाएगी ग्रुप में। ठीक,
विषय के आधार पर, विषय के आधार पर अगर मैं बात करूं तो पहला विषय के आधार पर मैं सामाजिक मूल्य की बात कर लेता हूं। वो मूल्य जो समाज के कल्याण के लिए आवश्यक हों वो सामाजिक मूल्य कहलाते हैं। मैं एक समाज में रहता हूँ, मेरे आसपास लोग रहते हैं, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, वो क्या चाहेंगे, एक ऐसा सिस्टम चाहेंगे जिसमें हर आदमी आसानी से जिए, उसको इतनी स्वतंत्रता रहे कि अपना जीवन खुशी खुशी जी ले और दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक भी ना बने। यही तरीका रहेगा उसका। यही अगर तरीका रहेगा इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को फॉलो कराने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो कहलाते हैं सामाजिक मूल्य। समाज के अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करने वाले व्यक्ति के मूल्य सामाजिक मूल्य कहलाते हैं। मूल्य वो ही गिने चुने 4, 5, 10, 15 हैं जिनको मैं घुमा घुमा के वर्गीकृत करूँगा। जैसे समाज में सबको खुश रखना है तो कौन सा मूल्य होना चाहिए, स्वतंत्रता। अगर समाज में सबको खुश रखना है तो कौन सा मूल्य होना चाहिए, समानता। समाज में सबको खुश रखना है तो कौन सा मूल्य होना चाहिए, शांति, आदर, सम्मान, न्याय। यही है। तो ऐसे मूल्य जो समाज के मैक्सिमम लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करें सामाजिक मूल्य कहलाते हैं। न्याय, स्वतंत्रता, सम्मान, आदर, शांति, प्रेम, बहुत सारे। मानव मूल्य, एक मानव के व्यक्तित्व में क्या क्या मूल्य शामिल हैं वो कहलाएंगे मानव मूल्य। इसको यहाँ पे रोकते हैं, इसको बाद में बात करते हैं मानव मूल्य की। मानव के अंदर जो मूल्य शामिल है मानव मूल्य, रुक के बात करते हैं इस पर। नैतिक मूल्य, विषय के आधार पर बात चल रही है। पहला सामाजिक है, दूसरा आपका मानव मूल्य है, तीसरा नैतिक मूल्य है। नैतिक मूल्य मतलब नैतिकता से जुड़े मूल्य, वो वैल्यूज़ जो आपको एथिकल और नॉन एथिकल के बीच में अंतर क्रिएट करती हैं। ऐसी वैल्यूज़ जो आपको ये बताती हैं कि आप आपने जो काम किया वो नैतिक था कि आपने जो काम किया अनैतिक था, वो कहलाता है नैतिक मूल्य। जैसे इसकी डेफिनेशन है, जिन मूल्यों का संबंध व्यक्ति के आचरण एवं चरित्र के निर्माण से होता है उन्हें नैतिक मूल्य कहते हैं। सिंपल सा सीन। मैं कोई भी काम करूँगा, अगर वो काम सबकी भलाई के लिए है, जो नैतिकता के पैमाने पर सही है तो नैतिक मूल्य है। अगर नैतिकता के पैमाने पर गलत है तो वो नैतिक मूल्य नहीं है। अगर व्यक्ति नैतिक मूल्य का पालन करता है तो व्यक्ति के चरित्र का विकास तो होता ही है, ऑब्वियस सी बात है ना। समाज आपके जिस काम से समाज में सबका भला हो रहा है वो काम अगर आप करोगे तो समाज आपकी तारीफ करेगा, तो आपका तो व्यक्तित्व उभर के आएगा ही आएगा, लेकिन समाज की भलाई होगी। दया जो है ये एक अच्छा मूल्य है। इतना अच्छा मूल्य है, अगर आप दया को फॉलो करते हो तो आप भूखे को रोटी दोगे तो भूखा भूख से नहीं मरेगा, लोग आपकी तारीफ करेंगे, आप अंदर से अच्छे बनते जाओगे। तो ये आपका विकास तो हुआ, लेकिन समाज में भुखमरी से किसी की मौत नहीं हुई तो समाज का विकास भी हुआ। तो वो मूल्य जो किसी व्यक्ति के आचरण एवं चरित्र के निर्माण से संबंधित हों तथा जिसके उपयोग से मानव तथा आपके समाज दोनों का विकास हो, वो क्या कहलाते हैं, नैतिक मूल्य कहलाते हैं। ठीक। सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, वैल्यूज़, आपकी स्पिरिचुअल वैल्यूज़। कोई भगवान को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई वाहेगुरु को मानता है, कोई जीसस क्राइस्ट को मानता है, जो मानता है। कोई नास्तिक होता है, लेकिन उसकी जिस भी सुपर नेचुरल पावर को मानता है उसके कुछ ना कुछ वैल्यूज़ हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उस धर्म की बताई गई, वो आध्यात्मिक वैल्यूज़ है, वो उसकी पर्सनल होती हैं। भौतिक मूल्य, रोटी कपड़ा मकान, किसी भी आदमी की भौतिक मूल्य क्या होंगे, यही है। ठीक। आवश्यक है, ये भी आवश्यक है। मूल्य का मतलब कि मेरे एक पहले अभी बात बोली थी कि मूल्य सामान्यतः अमूर्त होते हैं, लेकिन भौतिक आवश्यकताएं होती हैं। इन भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी कुछ मूल्य होने चाहिए कि कम से कम इतने पैसे कमाए जाएं कि हमारे पास भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। वो चीज़ किस में आ जाएगी, भौतिक मूल्य में आ जाएगी। सौंदर्यात्मक मूल्य, ब्यूटी पसंद करने का सेंस सबका अलग अलग होता है, सबके भौतिक मूल्य अलग अलग होते हैं। किसी आदमी का ब्यूटी पसंद करने का सेंस होता है मॉल में घूमना, उसको वो खूबसूरती दिखती है। किसी को प्रकृति भ्रमण अच्छा लगता है, उसको नेचर्स ब्यूटी अच्छी लगती है। किसी को पानी अच्छा लगता है, किसी को पहाड़ अच्छा लगता है। तो ये क्या हो गया, सौंदर्यात्मक मूल्य। किसी को साहित्य अच्छा लगता है, उसको नहीं देखना कश्मीर की वादियाँ, उसको नहीं देखना समुद्र गोवा का, उसको देखना क्या, साहित्य की किताब दे दो वहाँ बैठा रहेगा। तो सबका अपना अपना सौंदर्यात्मक मूल्य अलग अलग होता है। वो सौंदर्य नहीं जिसकी बात आप सोच रहे हो। यहाँ पे सौंदर्यात्मक मूल्य मतलब एक ब्यूटी को एक बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम दे दिया है जिससे आदमी के जीवन में सुकून आए, वो ब्यूटी। प्राकृतिक, आपके कृत्रिम, वो वाला सीन डिवाइड किया गया है। नदी, पहाड़, झरने, पानी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इस तरीके के सीन की बात हो रही है यहाँ पे है। तो ये हो गया विषय के आधार पर मूल्य। अब इसी में एक मैंने छोड़ दिया था विषय, मानव मूल्य। अगर एक आदमी है
उसके अंदर जिन जिन मूल्यों का मिश्रण है, अगर मानव किसी समाज में रह रहा है तो उसमें कुछ सामाजिक मूल्य भी होंगे, उसमें कुछ नैतिक मूल्य भी होंगे, उसमें कुछ आध्यात्मिक मूल्य भी होंगे, कुछ विज्ञान, उसमें कुछ भौतिक मूल्य भी होंगे, कुछ सौंदर्यात्मक मूल्य भी होंगे। इन सब को जो अपने अंदर रखेगा वो कहला जाएगा उसके मानव मूल्य, जो भी उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। बहुत सारे हो सकते हैं विषय के आधार पर मूल्य, जैसे मनोवैज्ञानिक मूल्य हो सकते हैं, जो आदमी की साइकोलॉजिकल भावनाओं की बात करें, मनोविज्ञान, दिमाग से रिलेटेड चीज़ों का विज्ञान, मनोविज्ञान जो उसकी बात करें वो मनोवैज्ञानिक मूल्य है। एक साइंटिस्ट है, उसके मूल्य वैज्ञानिक मूल्य ज़्यादा होंगे, आध्यात्मिक मूल्य उसमें कम होंगे। एक साधु है, उसमें आध्यात्मिक मूल्य ज़्यादा होंगे, उसमें वैज्ञानिक मूल्य कम होंगे सामान्यतः। एक व्यक्ति है जिसने पूरी ज़िंदगी समाजशास्त्र पढ़ा है, उसमें सामाजिक मूल्य ज़्यादा होंगे। एक व्यक्ति है जो हमेशा गांधीवादी प्रवृत्ति पर रहा है, उसमें मानव मूल्य ज़्यादा रहेंगे। तो सबका अपना अपना होता है, ये वैरी कर सकते हैं। मूल्य के वर्गीकरण में अपन ने 3 प्रकार देख लिए, उद्देश्य के आधार पर, उसके बाद उद्देश्य के बाद आपका अपन ने देखा था दृष्टिकोण के आधार पर, फिर विषय के आधार पर, आखिरी है कार्य क्षेत्र के आधार पर। कार्य क्षेत्र के आधार पर अलग अलग मूल्य हो सकते हैं, जैसे न्यायिक मूल्य, न्यायपालिका में काम करने वाले जजों के लिए न्यायिक मूल्य होते हैं। निष्पक्षता, वो दोनों में से जो दोनों पार्टी केस लड़ रही, दोनों में किसी का पक्ष नहीं लेंगे। तटस्थता, वो दोनों के लिए क्या रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे। ये मूल्य हो सकते हैं, न्यायिक मूल्य में आएंगे, इंपॉर्टेंट है। व्यवसायिक मूल्य, एक बनिया दुकानदारी करने बैठा है तो उसके लिए व्यवसायिक मूल्य क्या है, ईमानदारी, अपने ग्राहक को ठगना नहीं। एक डॉक्टर, वो भी व्यवसाय में है, अगर एक डॉक्टर अपनी किसी पेशेंट का इलाज कर रहा है तो उसके लिए व्यवसायिक मूल्य क्या है, बिना जात धर्म लिंग देखे वो इलाज करे। अच्छा आदमी का व्यक्तित्व क्या है, सही गलत छोड़े, वो केवल एक बीमार का इलाज करे, वो ऐसा इलाज करे जिससे कम कीमतों में अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा पहुंच सके, वो व्यवसायिक मूल्य हैं उसके। ठीक। राजनीतिक मूल्य, हम जब भी देखते हैं राजनीतिक मूल्य की बात करूं थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाती है। राजनीतिक मूल्य 2 तरीके से हो सकते हैं। एक तो राजनीतिक पार्टियों की जो विचारधारा मैनिफेस्टो होती है कि हम समाज को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं, वो भी उनका मूल्य है जिस पे वो तत्पर रहते हैं, जिसके आधार पर हम कई बार बात करते हैं उदारवादी पार्टी, रूढ़िवादी पार्टी, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, वो भी मूल्य है। दूसरा, जब ये राजनीतिक लोग मंत्री बनते हैं, लोकसभा जाते हैं तो ये शपथ लेते हैं, मैं संविधान की रक्षा करूंगा, देश की अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा, वो भी इनके मूल्य हैं। ये दोनों मूल्य कैसे आते हैं, राजनीतिक मूल्य आते हैं। इनके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है, लेकिन दिमाग में चाहिए केस स्टडी में या इन्हीं अपन जो आगे टॉपिक पढ़ेंगे उसके लिए चीज़ें दिमाग में होना चाहिए। ठीक। हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो है सिविल सेवा के लिए मूल्य, कि एक सिविल सेवक में क्या क्या मूल्य होने चाहिए, यही हमारा मेन टॉपिक है जिस पर हम कल जाएंगे। आज केवल मूल्य की बात करेंगे। ठीक। तो मूल्यों के वर्गीकरण मैंने दिखा तो कितने आधार पर कर दिया, 4। उद्देश्य के आधार पर, 1 साध्य और साधन, नंबर 2 उद्देश्य के बाद नंबर 2 टाइप क्या था इसका आपका, उद्देश्य के आधार पर, और नंबर दृष्टिकोण के आधार पर, दृष्टिकोण के आधार पर भी 2 तरह के हो गए। ठीक। सकारात्मक, नकारात्मक, सकारात्मक जो पॉजिटिव जो हमें चाहिए, नकारात्मक जो हमें नहीं चाहिए। नंबर 3 क्या था, विषय के आधार पर, सामाजिक मूल्य, मानव मूल्य, नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, भौतिक मूल्य, ये हो गए आपके क्या, विषय के आधार पर। और आखिरी क्या था, कार्य क्षेत्र के आधार पर, राजनीतिक मूल्य, व्यावसायिक मूल्य, न्यायिक मूल्य, सिविल सेवा के लिए मूल्य, ये हो गया हमारा कार्य क्षेत्र के आधार पर। तो मूल्यों का वर्गीकरण भी अपना समाप्त हो गया। आखिरी 2 टॉपिक कि अच्छा आज की ऑनलाइन क्लास है, नहीं, हाँ जी आज की ऑनलाइन क्लास है यूट्यूब पे, पीछे कोई व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है, हाँ थोड़ी देर में डालूंगा भाई, आज लेट हो गया, 5 बजे डालने वाला था, ऐसा था बजरंगी भाईजान आ रही थी तो फिर सलमान भाई अपने भाई हैं बड़े, छोड़ना पड़ा। ये इसमें क्या होता है ना, एक पंचुअलिटी ख़त्म हो जाती है। अब ऐसा है कि एक वीडियो बना के डालना है, अपने को पता भी अपन कोई खास अच्छे भी नहीं दिखते, तो इंटरेस्ट भी नहीं आता खुद को इतनी देर कैमरे में देखने में, लेकिन डालना है तो अब एक कमिटमेंट वाली बात हो चुकी है। आज मेरी जैसे एक है अपनी क्लास की मैम दिव्या दीक्षित जी, उनसे बात चल रही थी, तो दिव्या दीक्षित जी बोले कि लाइव क्लास हो सकता है 1000 रुपये पाएंगे, तो मन का ना हो, अपना कौन सी रोजी रोटी यूट्यूब पे टिकी है। एक लॉकडाउन में सब गिने चुने कुछ जिनके नंबर पर्सनल कांटेक्ट में थे उनके लिए क्लास स्टार्ट करते करते संख्या बढ़ गई, फिर जूम के साथ नाटक हो गया तो इस पर शिफ्ट हो गए। ठीक हो तो ठीक और ना हो तो ठीक, एक कमिटमेंट सा बन गया है। जब तक कम बोरियत रहेगी ये वीडियो अपलोड होते रहेंगे, जिस दिन लगा कि ज़रूरत से ज़्यादा बोर हो रहे हैं तो फिर ठीक है, कुछ और देखा जाएगा। ठीक। और बी सेफ इस टाइम सबसे पहली रिक्वायरमेंट। अब पढ़ाई वढ़ाई जो करना है करो, लेकिन घर से बाहर मत निकलो। कुछ लोगों से मेरा कांटेक्ट हुआ तो सुनने में आया कि आज सर या आज भैया हम लोग क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं। हमारे गांव की तरफ तो कोई सीन ही नहीं है,
मैं नाम नहीं लूँगा, बाकायदा बताया इस गांव वर्सेस इस गांव का मैच है, शेड्यूल की बात है, इस गांव वर्सेस उस गांव का मैच है, तो ये गलत है भाई, बिल्कुल गलत है। आप पढ़े लिखे हो, कैसा काम कर रहे हो, मैं पहले भी बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, पढ़े लिखे होने के लिए आपके पास 10वीं 12वीं या कॉलेज का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी नहीं, मानसिक तौर पे आप पढ़े लिखे होने चाहिए। तो ये तो कहीं से भी पढ़े लिखों के लक्षण नहीं लग रहे। फिर भी अपनी अपनी है, देखते हैं, आगे आते हैं। मूल्य के विकास को प्रभावित करने वाले कारण या मूल्यों को विकसित करने वाले कारण। मूल्य के विकास कैसे होंगे? जैसे मैंने बोला था, मूल्य कभी भी जन्मजात। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि ये यूट्यूब पे डल गया, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि अभी 5 मिनट देख लेते हैं फिर 15 मिनट बाद में देख लेंगे, एक स्ट्रेच में देख लो यार। जूम पे भी आप 1 घंटे से ऊपर ही बैठते थे, ठीक। तो ज़रा वापस आते हैं, मूल्य को विकसित करने वाले कारक। सबसे पहले अपन ने बात की थी मूल्य सीखे जाते हैं, जन्मजात नहीं होते, है ना। तो मूल्य सिखाने वाला, कोई भी चीज़ सीखने में शुरुआत कहाँ होती सीखने की? परिवार से। तो मूल्यों के विकास की भी पहली रिक्वायरमेंट क्या है? परिवार की भूमिका। परिवार की भूमिका, माता पिता बच्चे से कैसे डील कर रहे हैं वो उनके मूल्य का विकास करेगा। माता पिता का अंतर संबंध, माता पिता का बच्चों से अंतःक्रिया, मतलब बच्चों से बातचीत करने का तरीका, उनके मूल्य के विकास वहीं से शुरुआत हो जाएगी। अगर माता पिता बच्चे को हमेशा मारते डांटते रहते हैं तो बच्चे के अंदर मूल्य कौन सा आएगा? क्रोध। लेकिन अगर प्यार से बात करते हैं तो बच्चे के अंदर मूल्य कौन सा आएगा? प्रेम। अगर समझाइश दे के बात करते हैं तो बच्चे के अंदर मूल्य कौन सा आएगा? विनम्रता। अगर कठोरता से बात करते हैं तो उसके अंदर मूल्य कौन सा आएगा? अक्खड़पन। परिवार का आकार, अगर एक परिवार है माता पिता और उनने 11 बच्चों की टीम खड़ी कर ली, तो क्या माता पिता बच्चों पे ध्यान दे पाएंगे? तो क्या मूल्य अच्छे विकसित हो पाएंगे? लेकिन अगर हमारे दो तीसरा पोजीशन को दे दो, इस वाले सिस्टम पे चला वो, तो 2 बच्चे 2 माँ बाप बच्चों पे बराबर ध्यान देंगे, मूल्यों का विकास ठीक होगा? ये भी है। परिवार का प्रकार, जॉइंट फैमिली में मूल्य विकसित होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है न्यूक्लियर फैमिली की तुलना में। दोनों के मूल्य अलग अलग होते हैं। अगर एक आदमी न्यूक्लियर फैमिली में रहा है, एकल परिवार में रहा है, तो उसके अंदर मूल्य का विकास होगा अकेले रहने का, शांति प्रिय वातावरण में रहना, लोगों से अंतःक्रिया नहीं करना। लेकिन अगर कोई आदमी जॉइंट फैमिली से है तो उसके अंदर एक मूल्य आसानी से देखने को मिलेगा, बड़ों का सम्मान। बचपन से लात मार मार के सिखाते हैं, पैर पड़ो, चाचा है पैर पड़ो, बुआ है, तो उसके अंदर भी किसका विकास होगा? ऐसे मूल्यों का विकास होगा। परिवार का भौतिक वातावरण, एक ऐसा बच्चा है जो बचपन से अपने घर में देख रहा है टीवी की अवेलेबिलिटी है, रेडियो है, ये है वो है, तो टीवी से न्यूज़ देख रहा है, टीवी सीरियल देख रहा है, तो इनको देख के कुछ चीज़ें सीखेगा, इससे कुछ अच्छी चीज़ें भी सीखेगा, कुछ बुरी चीज़ें भी सीखेगा। जो बुरी चीज़ या अच्छी चीज़ उसके अगर अंदर अंतः मन में आ गई लंबे टाइम के साथ, तो वो उसके मूल्य का विकास करेगी। तो जहाँ पर ये भौतिक चीज़ें ज़्यादा होती हैं वहाँ मूल्यों के विकास होने की संभावना ज़्यादा होती है। ये सब संभावना पे आधारित है। सब चीज़ हो भी सकता है कि आदमी के घर में माता पिता बहुत प्यार से बात करते थे, परिवार का आकार भी छोटा था, जॉइंट फैमिली भी थी, भौतिक वातावरण भी अच्छा था, फिर भी बच्चा आवारा निकल गया। तो व्यक्तित्व की भिन्नताएँ भी होती हैं। लेकिन यहाँ पे मूल्य को विकसित करने वाले कारक में एक बड़ा कारक क्या है? परिवार की भूमिका, जिसमें माता पिता से कि बच्चों से अंतःक्रिया, परिवार का आकार, परिवार का प्रकार और परिवार का भौतिक वातावरण, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। नंबर 2 समाज। ऑब्वियस सी बात है, आप जैसे समाज में रहोगे आप वैसे के वैसे ही मूल्य अपने अंदर एक्सेप्ट करोगे। अगर आपका समाज रूढ़िवादी है, कट्टर है, तो आपके अंदर मूल्य क्या आएगा? कट्टरता। लेकिन आपका समाज उदार है तो आपके अंदर मूल्य क्या आएगा? उदारता, धर्मनिरपेक्षता, हाँ कि ना। तो ये वाली चीज़ भी आ गई। ऐसे ही एक प्रभावित करने वाला कारक, धार्मिक कारक। एक आदमी बहुत ज़्यादा धार्मिक है तो वो अपने धर्म को तो बहुत अच्छा मानेगा ही मानेगा, लेकिन अगर वो उदार धार्मिक है तो दूसरे धर्म को भी अच्छा मानेगा। लेकिन अगर इसी धार्मिकता के मूल्य का विकास नकारात्मक हो गया तो वो कट्टर हो जाएगा। तो धार्मिक कारक भी एक कारक हो सकते हैं इसमें। शिक्षा, ऑब्वियस सी बात है, शिक्षा। बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो बहुत कुछ सीखता है। स्कूल में सीखता है वो टीम वर्क, बाकी लोगों के साथ रहना कैसे, घुलना मिलना कैसे, खाना शेयर कैसे करना है, शेयरिंग, ये भी एक शेयरिंग, साझेदारी, ये भी एक मूल्य है। ये सब कहाँ सीख रहा है? वो स्कूल में। लेकिन स्कूल में मूल्यों का विकास 2 स्तर पे होता है, एक तो प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर, एक उच्च शिक्षा के स्तर पर। प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर तो समझना आसान है, उच्च शिक्षा का थोड़ा सा मामला डामाडोल है। जैसे आपने अपना पूरा जीवन काटा है एक कट्टर जगह पे, ऐसे स्कूल या ऐसे कॉलेज के एनवायरनमेंट में जहाँ बहुत कट्टरता थी, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, समाज के नाम पर, और आपने उसी में अपना जीवन काट दिया, तो आपके अंदर भी वही मूल्यों का विकास हुआ। लेकिन आप यहाँ से उठकर एक ऐसी यूनिवर्सिटी में चले गए एमफिल या पीएचडी करने, जहाँ का वातावरण बहुत उदार है, बहुत लिबरल है,
फॉर एग्जाम्पल, आप हमेशा राइटिस्ट एरिया में रहो, दक्षिणावर्ती एरिया में रहो जहाँ दक्षिणापंथी लोग हैं, और आप ऐसी यूनिवर्सिटी में चले गए जो लेफ्टिस्ट है, जैसे JNU, आपको वहाँ पे नई चीज़ें देखने को मिलेंगी कुछ, और उसमें से मैक्सिमम चीज़ें आपके एकदम अपोजिट रहेंगी। लेकिन अगर वो चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी तो क्या आपके अंदर उनके मूल्यों का विकास होगा? बिल्कुल होगा। तो शिक्षा में मूल्यों का विकास 2 स्तर पे होता है, प्राथमिक शिक्षा पे और उच्च शिक्षा पे। ठीक। जाति या वर्ग, ऑब्वियस सी बात है, आपको भारत में आज भी किसी ना किसी छोटे से स्तर ही सही, लेकिन जातिगत जो भेदभाव है वो विद्यमान है, छोटे से स्तर पे है। मैं बोल रहा हूँ इसकी तरफ सरकार ने बहुत काम किया है और ऑलमोस्ट ख़त्म करने के लेवल पे, लेकिन आज भी है। आपके ऊपर कुछ बाध्यताएं हैं, जैसे जातिगत बाध्यताओं में एक अच्छा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि समाज डिसाइड करता है कि अगर तुम किस जाति में पैदा हुए हो, अगर आप ब्राह्मण हो तो आप शाकाहारी होना चाहिए या आपको मूल्य होना चाहिए, अगर आप मांसाहारी हो तो आप पापी हो गए, अगर आप बनिए घर पैदा हुए हो तो फिर क्यों पढ़ लिख रहा है, तेरे को बैठना तो गद्दी पे ही है, नोट गिनना है। ऐसे सब जात, सब समाज में कहीं ना कहीं कुछ कारक हैं जो आपकी राजनीतिक वो डिपेंड करते हैं। ठीक, आपके मूल्य निर्धारित करते हैं। ठीक, ऐसे मूल्य निर्धारित करने में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करता है इस टाइम मीडिया। केवल न्यूज़ चैनल नहीं, जितना दिख रहा है टीवी, सिनेमा, टेलीविज़न, जो कुछ दिख रहा है, मीडिया मतलब माध्यम जिससे आपको बाहर की चीज़ें मिल रही हैं। टीवी सीरियल से लेकर, न्यूज़ चैनल से लेकर, पिक्चर के गाने तक, ये सब मीडिया है। इन सब को देखकर आपके मूल्यों का विकास होता है, बिल्कुल होता है। कहानी घर घर की से जिससे स्मृति ईरानी बहुत बड़ा नाम बनी और बाद में अभी तो मंत्री बन गई, ये इनने न जाने कितने परिवारों में साड़ी पहनने का तरीका बदल दिया, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ चेंज कर दी। ये मूल्य थे, विकास किया, बड़ा योगदान है इसका। राजनीतिक संस्थाएं, ऑब्वियस सी बात है, राजनीतिक संस्थाएं, आप जिस पार्टी को बिलोंग करते हो या आपको जिस पार्टी के लिए आपके मन में सॉफ्ट कॉर्नर है, आप उसके सिद्धांतों का फॉलो करोगे, ये आपकी राजनीतिक मूल्य है। सिविल सोसाइटी जैसे कि गूंज NGO, बड़ा फेमस नाम है गूंज NGO, मैं अगर गलत ना हूँ तो दिल्ली बेस्ड है NGO गूंज। इनने एक इनोवेटिव सा आइडिया निकाला कि जिन लोगों के पास, हम सब के पास कपड़े होते हैं पुराने जो हम लोग पहनते नहीं हैं, पड़े रहते हैं, इन लोगों ने उस गूंज NGO ने क्या स्कीम निकाली, दिल्ली में इनने निकाली थी कि आपके पास जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो आप हमें दान करें। हम उन कपड़ों में जहाँ छेद होंगे उसको रफू करेंगे, धोएंगे, प्रेस करेंगे और उन लोगों को देंगे जिनके पास कपड़े नहीं हैं, जो दिल्ली की ठंड में ठिठुर के मर जाते हैं। वो इस गूंज NGO को, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और गूंज NGO को एक साथ मिला रेमन मैक्से अवार्ड। एक सिविल सोसाइटी है, गूंज एक NGO है, लेकिन इस गूंज ने लोगों के मूल्यों को निर्धारित किया क्या? बिल्कुल किया, दया का मूल्य जगाया इसने। जब हम इस तरह के काम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि जब ये आदमी इतनी मेहनत कर सकता है तो क्या हम 2 कपड़े भी नहीं दे सकते इसको दान करके? तो बिल्कुल देते हैं, तो हमारे अंदर मूल्य का विकास होता है। इन सब कारकों के साथ कुछ प्रैक्टिकल कारक भी हैं जो मूल्यों के निर्धारण में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जैसे कि भौगोलिक कारक में मैं एक नाम लूँगा, तापमान। आप बोलोगे एथिक्स में कहाँ है यार, आप भूगोल लेके आ रहे हो? नहीं भाई, ज़रूरी है यार, जो जितना है उतना तो पढ़ना पड़ेगा। भौगोलिक कारक मतलब तापमान। एक कारक भौगोलिक कारक में तापमान क्या डिसाइड करेगा? तापमान डिसाइड करेगा आपके मूल्य कैसे। फॉर एग्जाम्पल, अरब महिलाएं बुर्का पहनती हैं, वहाँ देखना अरब में महिलाएं जो बुर्का पहनती हैं ब्लैक कलर का, वैसे ही कपड़े पहनते हैं पुरुष, लेकिन सफ़ेद कलर में। कलर चेंज है, दोनों कपड़े सेम है। और महिलाओं का बुर्के में कवरिंग रहती है और पुरुषों के यहाँ पे पीछे लटका रहता है, वो भी उससे मुंह कवर कर सकता है। अरब रेत है, गर्मी ज़्यादा है, रेत का तूफान चलता है, तो वहाँ पे ऐसे कपड़े की रिक्वायरमेंट है। जितना बॉडी ढकी रहेगी उतना वो सूरज की रोशनी से बच पाएंगे और रेतीले तूफान से बच पाएंगे, ऐसे कपड़े पहनते हैं। उष्णकटिबंधीय एरिया, अफ्रीका वाला जोन, वहाँ पे आदमी कम कपड़े पहनता है, टेम्परेचर वैसा है, बार बार बारिश हो रही है, तो आदमी कपड़े पहनने का तरीका क्या हो गया, चेंज हो गया। यूरोप नॉर्मली ठंड ज़्यादा है तो ज़्यादा कवर रहते हैं। रशिया, ऊपर वाले एरिया, रशिया का साइबेरिया वाला, वहाँ पे मोटी जैकेट्स पहन के चलेंगे। तो ये कपड़े पहनना भी एक मूल्य का हिस्सा है। ये पूरे का जो मूल्य का हिस्सा है, ये मूल्य लाने वाला कौन आपका? ये मूल्य के लिए तापमान एक बड़ा कारण बन गया। उपजाऊ भूमि, हमारे यहाँ पर भारत में शाकाहार एक मूल्य माना जाता है, बहुत अच्छा है। अरे हमारे पास गंगा है, गंगा के पास यूपी बिहार का मैदान है, गंगा का मैदान जो उपजाऊ है, तो हम ज़्यादा मात्रा में चावल गेहूँ उगा सकते हैं, तो शाकाहार आसान है।
लेकिन वहीं समुद्र के किनारे रहने वाले बंगाली, इतना आसान मछली पकड़ना आसान है कि खेती करना आसान है? मछली पकड़ना आसान है। तो उनके यहाँ का मूल्य हो गया मांसाहारी, हमारे यहाँ का मूल्य हो गया शाकाहारी। उच्चावच, पहाड़ पर रहने वालों को आसानी से फसल मिलेगी क्या? शिकार करना उनका मूल्य है। तराई में रहने वालों को आसानी से फसल मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। तो शाकाहार उनका मूल्य है। तो मूल्य डिसाइड करने वाली चीज़ें, एक कारक क्या हो गई? एक भौगोलिक कारक हो गई। और भी चीज़ हो सकती हैं आपके मूल्य को डिसाइड करने वाली चीज़ों में, जैसे लिंगानुपात। जिन समाजों में लिंगानुपात बराबर है, जितने पुरुष उतने महिलाएं, वहाँ पर एकल पत्नी विवाह या एकल पति विवाह देखने को मिलेगा। लेकिन जिन समाजों में पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, महिलाओं की संख्या कम है, वहाँ बहुपति विवाह देखने को मिलेगा। भारत में खस जनजाति है एक, उत्तराखंड में, वहाँ बहुपति विवाह देखने को मिलता है। पत्नी एक, पति दो, तीन, दो सगे भाई हैं, एक की शादी होगी, वो वाइफ दोनों की मानी जाएगी, बहुपति विवाह। ठीक, बहुपत्नी विवाह हमारे यहाँ बहुत पहले कॉमन था। वो लिंगानुपात से नहीं है, वो एक प्रथा थी जो चल रही थी। जीवन प्रत्याशा, मूल्यों के निर्माण में जीवन प्रत्याशा एक बड़ा योगदान देती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं, जीवन प्रत्याशा का, जिस समाज में संपन्नता है, जैसे कि खाने पीने के वांदे नहीं है, खाने पीने की सुविधाएं भरपूर है, वहाँ जीवन प्रत्याशा ज़्यादा देखने को मिलेगी। जितनी ज़्यादा जीवन प्रत्याशा, उतनी ज़्यादा वो व्यक्ति का उतना ही आदर सत्कार, उतनी उसकी सेवा। एग्जाम्पल जापान में संसाधनों की कमी नहीं है, संसाधन सब है, जितने संसाधन हैं, इसीलिए हेल्थ सेक्टर अच्छा है। हेल्थ सेक्टर अच्छा है तो वहाँ की एवरेज लाइफ, जीवन प्रत्याशा क्या है? ज़्यादा है। जीवन प्रत्याशा ज़्यादा के साथ साथ बुजुर्गों के सम्मान की भावना भी क्या है? बहुत ज़्यादा है। वहीं आप चले जाओ बर्फीले क्षेत्र में रहने वाले एस्किमोस की, इग्लू बना के जो रहते हैं, वहाँ का सीन ही उल्टा है। संसाधन कम है, जीवन प्रत्याशा कम है, बड़े बुजुर्गों की सेवा के चांसेस भी कम है। अगर वो बड़े बुजुर्गों की सेवा में अगर अपना दिन बिताएगा तो खाने की जुगाड़ कैसे करेगा? तो एक ये वाला कारण भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो आपके मूल्यों के विकास में योगदान देते हैं, जिसमें से हमें मुख्य तौर पे देखना है क्या? परिवार की भूमिका, समाज की भूमिका, शिक्षा की भूमिका, भौगोलिक परिस्थितियाँ, समूह संबंधन या साथियों का समूह एक अच्छा चीज़ है इसमें मूल्यों के निर्धारण में। आपकी दोस्ती यारी कैसे लोगों में है वो डिसाइड करेगी आपके अंदर कैसे मूल्यों का विकास हो। जैसे कि हर लड़के ने अपने बचपन में से एक गाली सुनते आया होगा, तेरे दोस्त तो पूरे के पूरे लखूट है, आवारा है। अगर आवाराओं में दोस्ती होगी तो आपके मूल्य कैसे बनेंगे? आवाराओं जैसे। अच्छों में दोस्ती होगी तो मूल्य कैसे बनेंगे? अच्छों जैसे। ज़रूरी नहीं है पूर्णतः ये सत्य हो। आप आवाराओं में रह के भी शरीफ रह सकते हो और शरीफों में रह के भी बिगड़ सकते हो। व्यक्तिगत कारक भी मैटर करते हैं, आप खुद कैसे हो। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसका बड़ा अच्छा डायलॉग है, वो अपने छोटे भाई से जब भी बात करती थी तो वो होता था कि तेरे दोस्त ख़राब है, ये तेरे को बिगाड़ देंगे, उसका उल्टा था। वो अपने भाई को बोलती थी हमेशा, तो उसके दोस्त जब भी आते थे तो वो उसको बोलती थी, उसके दोस्तों को, कि घूमा है? तो हाँ दीदी करते थे। तो धीरे धीरे वो उसको दोस्तों को बोलती थी, सुनो ना, मेरी मम्मी कहती है कि मेरा भाई तुम लोगों के साथ रहेगा तो बिगड़ जाएगा। मैं तुम लोगों को एक सलाह देती हूँ, तुम इस जैसे के साथ मत रहना, वरना ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। ये व्यक्तिगत कारक है। ठीक, तो वो भी मैटर करते हैं। व्यक्तिगत कारक 19 तक के सिलेबस में लिखा नहीं था, पर था 20 के में उसको साफ साफ लिख दिया है। अभी जो चल रहा है ये 19-20 में कॉमन है। ठीक, हमने मूल्य के बारे में सब पढ़ लिया। मूल्य क्या है, मूल्य की विशेषता क्या है, मूल्य का विकास कैसे होता है, मूल्य का वर्गीकरण क्या होता है। आखिरी दो चीज़ें, मूल्य के सकारात्मक पक्ष क्या है और मूल्य के नकारात्मक पक्ष क्या है। सिंपल सा है। एक मूल्य बन जाता है तो समाज का चलना आसान हो जाता है। समाज में हर आदमी बोल रहा है अहिंसा अच्छा मूल्य है, शांति अच्छा मूल्य है, तो कोई लड़ाई दंगा नहीं करेगा। ठीक, तो समाज का संचालन क्या होगा? आसानी से हो जाएगा। आदमी को सोचने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। उसको मेरा बायोडाटा दिखा, मेरे बायोडाटा में उसने मूल्य पढ़े, जो जो चीज़ें पढ़ी उसके मूल्य के हिसाब से अगर पॉजिटिव थी तो वो मुझे अच्छा मानेगा, नेगेटिव थी तो उसको मुझे बुरा मानेगा, तो ज़्यादा लोड नहीं लेता। उसके व्यक्तित्व में स्थायित्व आ जाता है। हर बार एनालाइज नहीं करना है, उसका फिक्स हो चुका है। हाँ भाई, जो जिस आदमी में 5 चीज़ें होंगी, जो समानता को, जो महिला पुरुष में समानता की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, न्याय की बात करता है, ईमान सच बोलता है और आपका अहिंसक है, वो अच्छा आदमी मेरे हिसाब से। उसने सोच लिया तो उसके व्यक्तित्व में स्थायित्व, उसको बार बार अंतर्द्वंद से नहीं गुजरना कि ये अच्छा है कि ये बुरा है। हाँ, उसके लिए अगर 5 दिख गए तो वो अच्छा है, नहीं दिखे तो बुरा है। ठीक, व्यक्ति अपने मूल्यों के कारण अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन बिठा पाता है। जरा समझने वाला बात है ये। व्यक्ति अपने मूल्यों के कारण पर्यावरण से अनुकूलन बिठा पाता है। एक फौजी है,
अगर फौजी का मूल्य साहस होगा तो वो उस काम के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। एक डॉक्टर है, अगर उसका मूल्य करुणा होगा, दया, अपन इन सब मूल्यों की बात करेंगे, करुणा, सत्यनिष्ठा, दया, समर्पण भाव, सेवा भाव, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, यही पढ़ना है अपने को प्रशासनिक मूल्यों में। उसके लिए अभी एक बैकग्राउंड बनाया जा रहा है भूमिका मूल्यों के नाम पर। अगर एक शिकारी है तो उसके अंदर निर्भीकता होना चाहिए। अगर निर्भीकता का मूल्य है तो अपने मामले में ज़्यादा सूटेबल है, नहीं तो शिकारी तो बन गया और है तो डरपोक, क्या वो शिकार कर पाएगा? नहीं। तो इन मूल्यों के कारण ही व्यक्ति अपने एटमॉस्फेयर में अपने आप को क्या कर सकता है, अकोमोडेट कर लेता है। नेगेटिव पॉइंट्स या नकारात्मक पक्ष, मूल्यों का सबसे बड़ा नकारात्मक पक्ष है, अगर आप अपने समाज को परिवर्तित करते हो तो मूल्य परिवर्तित हो जाएगा। अगर समाज परिवर्तन हुआ, मूल्य परिवर्तन हुआ, तो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी आपको अडाप्ट होने में। एक पंडित जी जो यहाँ पे पूर्णतः शाकाहारी थे, और शाकाहार मतलब हर आदमी को गालियाँ देते थे कि तुम कैसे बात कर लेते हो मुर्गा मछली खाने की, यहाँ से उठा के उनको भेज दिया गया यूरोप। तरस गए गुरु, गेहूँ तो मिला नहीं, चावल मिला नहीं, वहाँ पे तो ठंड है और ठंड में खाने का एक ही तरीका है, फ्रोज़न मीट है। अब उनको खाना नहीं मिला। बहुत ही अगर कड़क आदमी होगा अपने मूल्यों को लेकर तो नहीं खाएगा, फलों पे गुजारा कर लेगा, कुछ और निकाल लेगा, निकाल भी लेगा, वापस आ भी जाएगा सर्वाइव करके जितने भी दिन के लिए गया है। लेकिन दिक्कत कहाँ आई? क्या वो आसानी से अनुकूलित हो पाया? मेरे यहाँ पे जो सांस्कृतिक मूल्य, जो संस्कृति को देख देख के हमने अपने अंदर लाए हैं, संस्कृति को देख देख के हम अपने अंदर जो मूल्य लाए हैं, उन मूल्यों की अगर मैं बात करूँ तो मेरे यहाँ कपड़े पहनने का कोई तरीका है। अगर मैं यहाँ से निकल के गया, आप में से कोई होगा सागर का, आप में से कोई होगा बुंदेलखंड का, आप में से कोई होगा टीकमगढ़ का, आप लोगों के यहाँ जो कपड़े पहनने की परंपरा देखी, कितने बजे लड़कियों को घर आना चाहिए, इस तरह की बातें देखी हैं, कहीं ना कहीं सांस्कृतिक मूल्यों को सिम्बोलाइज़ करता है। कपड़े पहनने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका, आप उसमें खुश हैं। अचानक से आप पहुँचे इंदौर, भोपाल, जहाँ हम सब लोग वापस जाने का सोच रहे हैं, और लगता नहीं मुझे कि 15 जून के पहले जा पाएँ, क्योंकि हालत तो गड़बड़ है वहाँ की। ठीक है, मैं थोड़ा सा टॉपिक से भटक रहा हूँ। इस टाइम थोड़ा मामला डामाडोल है। हमारे यहाँ टेस्टिंग आज ही मैंने पढ़ी, शायद 2,19,000 टेस्टिंग हुई है अभी तक। 130 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन में 2,20,000 के आसपास की टेस्टिंग या 2.5 लाख के आसपास की टेस्टिंग बहुत कम है। टेस्टिंग जब तक बढ़ती नहीं है सही डाटा आएगा नहीं, जब तक टेस्ट होंगे नहीं तब तक मामला आएगा नहीं। तो थोड़ा मामला ऊटपटांग है। प्लीज़ घर पे रहें, बाहर ना निकलें। आपके लिए नहीं, सबके लिए भलाई होगी। जो आप लोग कोरोना वॉरियर चिल्ला रहे हैं, इस टाइम आपको खुद को कोरोना वॉरियर बनने की ज़रूरत है कि अपने घर पे रहें और कोरोना वॉरियर बने। थोड़ा सा दूरी बनाएं यार दोस्तों से, अड़ोसी पड़ोसी से, एक सेंस है ये। बाकी आपकी मर्ज़ी, सभी लोग अपना भला जानते हैं। कहानी वापस कहाँ आती है, अनुकूलन मुश्किल हो जाता है। वो पंडित जी वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे उनके मूल्य के कारण। मूल्यों का एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वंचित वर्गों के लिए। एक आदमी है, भूख से मर रहा है, लेकिन चोरी ना करना उसका मूल्य है। समाज ने उसको क्या सिखाया? चोरी करने वाला पापी है। वो भूख से मरेगा लेकिन रोटी नहीं चुराएगा। नुकसान किसके साथ है? वंचित वर्ग के लिए। यहाँ पे आता है मार्क्सवादी एथिक्स, करेंगे कभी बात। मार्क्स के हिसाब से एथिक्स क्या होता है? मार्क्सवादी एथिक्स तो कहता है कि जो मूल्य वगैरह की बात की जाती है, ये गरीब आदमियों को दबाने के लिए की जाती है। ये मूल्य सामाजिक परिवर्तन में बाधक बनते हैं। कैसे सामाजिक परिवर्तन में बाधक बनते हैं? आंध्र प्रदेश भारत में एक राज्य है जहाँ कुपोषण बच्चों में पाया जाता था। अब तो डिवीज़न हो गया उसके 2 राज्य के ही। बच्चों में कुपोषण पाया जाता था, तो वहाँ की सरकार ने एक अभिनव योजना निकाली कि बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए मिड डे मील में बच्चे को अंडे दो, बॉयल एग। उनने दिए बॉयल एग या कच्चे एग जो भी थे, अंडे दिए। कुपोषण में, बच्चों में कुपोषण का एक बड़ा कारण होता है प्रोटीन का कुपोषण। वो प्रोटीन का कुपोषण कम हुआ, और प्रोटीन का कुपोषण कम हुआ जिसके कारण क्या, कुपोषण की दर वहाँ पे हो गई कम। लेकिन हम एमपी, हमारे यहाँ शाकाहार सामान्यतः एक बड़ा मूल्य माना जाता है। हमारे यहाँ अगर हम बोले कि कुपोषण की दर बच्चों में ज़्यादा है, क्या हम अंडे दे सकते हैं जिससे कुपोषण कम हो, प्रोटीन कुपोषण, प्रोटीन एफिशिएंसी कम हो? तो यह मूल्य सामाजिक परिवर्तन में बाधक का कार्य भी करते हैं। तो दैट इज़ ऑल फॉर मूल्य। मूल्य क्या है, मूल्य की विशेषता क्या है, मूल्यों का वर्गीकरण क्या है, मूल्यों का विकास कैसे होता है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, मूल्यों के सकारात्मक पक्ष कौन से हैं, मूल्यों के नकारात्मक पक्ष कौन से हैं। इन टॉपिक्स पे हम इन चीज़ों को कवर कर लिए।
कुछ डाउट हैं जो कल पूछे थे लोगों ने। एक डाउट था प्रशासक से नियामक। अपनी बात हुई थी कि लोक सेवाएं पहले प्रशासक थी, अब नियामक की तरफ आ चुकी हैं। अरे सिंपल सा था, प्रशासक जहाँ पर सामने वाला आपको अपने आप को समझे राजा, आपको समझे गुलाम, सामान्य मतलब एक ज़मीनी आदमी की भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक। जहाँ पर सामने वाला आपको समझे, अपने आप को समझे राजा, आपको समझे गुलाम, वो प्रशासक है। जहाँ वो आदेश देने वाला हो और आप आदेश मानने वाले हो, वो प्रशासक है। लेकिन जहाँ पर वो और आप समानता के स्तर पे हो और वो आपका काम कराने के रेगुलेट करे, आपको ऑर्डर नहीं दे, आपके साथ सामंजस्य बना के काम करे, वो नियामक है, ठीक। एक चीज़ आई थी मितव्ययता, कि सर मितव्ययता कैसे आएगी लोक सेवक के लिए मितव्ययता? अरे बड़ा आसान है। तेरे को जिसका सवाल था उसके लिए एग्जाम्पल में एक अपने को रखना और एक मुझे रखना, दोनों को दिए घर वालों ने 100 रुपये। उस 100 रुपये में से सेम सब्जी लेके आप भी आ गए, सेम सब्जी लेके मैं भी आ गया। आपने खर्च करे 70 रुपये, मैंने खर्च करे 50 रुपये। सेम चीज़ हुई, किसने कम खर्चा किया? मैंने। तो मैं मितव्ययी कहलाया, आप ज़्यादा खर्चीले कहलाए। तो सरकार की स्कीम थी कि यहाँ इस ज़िले के बच्चों को 100 में से 100 बच्चों को शिक्षित करना है, साक्षर करना है। एक आदमी ने उसको साक्षर करने के लिए सरकारी खजाने से खर्च किया 100 रुपये, और दूसरे ने इस काम को जनता के सहयोग से कर दिया 40 रुपये में। तो वो मितव्यय भी हो गया और जनता का सहयोग लेने में सक्षम भी हो गया। तो यह है मितव्ययता। एक था प्रत्यायोजन, अपने काम को अपने से अधीनस्थों को या अपने समकक्षों में बांट देना ताकि काम का बोझ कम हो जाए, वो है प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन एक प्रकार से विकेंद्रीकरण माना भी जाता है और एक प्रकार से नहीं भी माना जाता है, ठीक। इसलिए विकेंद्रीकरण माना जाता है कि शक्ति एक हाथ से 10 हाथों में बढ़ गई। लेकिन जिस आधार पर इसको विकेंद्रीकरण नहीं मानते हैं वो ये है कि विकेंद्रीकरण में नीचे से पावर आती है। पंचायती राज विकेंद्रीकरण है, नीचे से पावर आ रही है। लेकिन प्रत्यायोजन में क्या है, वो पावर का अधिकार किसने दिया है? ऊपर वाले ने नीचे वालों में दिया है। तो प्रत्यायोजन को एक तरीके से विकेंद्रीकरण माना भी जा सकता है, एक तरीके से नहीं भी माना जा सकता है, ठीक। तो 56 मिनट का सीन हो चुका है। इसी के साथ आज का मामला समाप्त। कल अपन इसके आगे बात करेंगे प्रशासनिक मूल्यों का। जो भी डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम हो, मुझे कई लोगों ने बोला था स्पीड की प्रॉब्लम है, मैंने कोशिश की है कम करूं, लेकिन बहुत मोनोपोली हो जाती है। और एक बुरी आदत ये है, मोनोटोनस हो जाता है वीडियो बनाना। और एक बुरी आदत है कि जितना टॉपिक मैं उठा के लाता हूँ वो खींच तान के ख़त्म करता ही हूँ फिर, ठीक। तो वो थोड़ा सा जो भी हो मैनेज करें, बताएं फिर मुझे, प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू, बाय।